अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू नॉलेज टीवी। मैं हूं फ़हीम अहमद और आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं प्यूरिटन एज, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का एक हिस्सा है। और इसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे, प्यूरिटन एज के बारे में जानेंगे और इसे एज ऑफ मिल्टन क्यों कहा जाता है और इस एज के प्रोमिनेंट राइटर्स के बारे में भी बात करेंगे और किस किस्म का लिटरेचर लिखा गया इंग्लिश ज़बान में इस पीरियड के दौरान, इस चीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि उर्दू और हिंदी में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे न्यू स्टूडेंट्स चीज़ों को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब हम बात करते हैं प्यूरिटन एज की इंट्रोडक्शन की या तारुफ़ की, तो इसमें ये जो लिटरेचर है जो कि 17वीं सदी में लिखा गया, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, दो पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। एक एज को कहा जाता है प्यूरिटन एज और द एज ऑफ मिल्टन, जो कि 1600 से लेके 1660 तक है, जिसको अगर मज़ीद डिवाइड किया जाए तो उसमें फिर जैकोबियन और कैरोलाइन पीरियड्स बनते हैं। जो कि जैकोबियन जो है वो जेम्स वन की वजह से है, जो कि एक रूलर थे इंग्लैंड के, और कैरोलाइन चार्ल्स वन की वजह से है, जिन्होंने, यानी कि जो जैकोबियन है वो जेम्स वन की वजह से है, जो कि 1603 से 1625 तक जिसकी हुकूमत रही है। और इसके बाद चार्ल्स वन की वजह से कैरोलाइन है, जिसकी 1625 से 1649 तक हुकूमत रही। इसके बाद है जी द रेस्टोरेशन पीरियड, या इसे एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, जो कि 1660 से 1700 तक की एज है। 17वीं सेंचुरी में जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया रेनेसां स्पिरिट के हवाले से, क्योंकि इससे पहले रेनेसां पीरियड गुजरा, तो रेनेसां पीरियड में हर एक चीज़ को नए सिरे से उजागर किया गया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया, उनको डेवलप किया गया। तो इस दौर में जो राइटर्स थे उन्होंने सिर्फ नकल की, जो पुराने कदीम जो राइटर्स थे उनकी नकल की, या उस लिहाज से जो पुराने एलिज़ाबेथन पीरियड के जो मास्टर्स थे उन्हीं के तरीक़ों के ऊपर चले, या फिर कोई नए तरीके जो है इन्होंने तलाश किए। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा इमेजिनेटिव राइटर जो कि यानी कि शेक्सपियर के लेवल का, स्पेंसर के लेवल का या सिडनी के लेवल का हमें नज़र नहीं आता। लेकिन इस दौर के जो टेम्परामेंट था उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आया, जैसे कि हम एसेंशली जो है वो उसको मॉडर्न कह सकते हैं। जो एलिज़ाबेथन पीरियड था उसमें क्या हुआ कि एक न्यू स्पिरिट ऑफ रेनेसां जो थी ना, वो यानी कि आई मिडीवल टाइम के जो सिस्टम्स थे उनको ख़त्म करके एक नए सिरे से सिस्टम आया। लेकिन फिर एक मॉडर्न डेवलपमेंट शुरू हो गई। तो उस दौर से क्या हुआ, एक मॉडर्न डेवलपमेंट थी, और फिर क्या हुआ जी कि जो 17वीं सेंचुरी है ये कि यानी कि उन पुरानी चीज़ों से ब्रेक अवे करके या उन पुरानी चीज़ों से हट के कुछ नई चीज़ें यानी कि लाई जाएं, पुरानी चीज़ों का ख़ात्मा किया जाए। तो अब 17वीं सेंचुरी में ये चीज़ कर दी गई। एक नया स्पिरिट लोगों के अंदर देखने में मिला, जो कि मुकम्मल तौर पर यानी कि अयां नज़र आता है और एक प्रैक्टिकल यानी कि नज़र आता है। ये जो स्पिरिट है, इस स्पिरिट को आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द स्पिरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड प्री ऑक्यूपेशन। ठीक है, इसको स्पिरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन और प्री ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, या अ सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़। तो ये 17वीं सेंचुरी की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसमें एक सिस्टमैटिक एनालिसिस किया गया फैक्ट्स का, फीलिंग्स का और आइडियाज़ का। तो इस लिहाज से दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इट वॉज द स्पिरिट ऑफ साइंस पॉपुलराइज्ड बाय सच ग्रेट मैन एज न्यूटन, बेकन एंड डिस्कार्ट्स। ठीक है, तो इन तीन लोगों ने एक नया स्पिरिट जो है वो स्पिरिट ऑफ साइंस को पॉपुलराइज करवाया। तो इस वजह से 17वीं सेंचुरी में एक यानी कि साइंटिफिक स्पिरिट जो है वो हमें देखने को मिलता है। लिटरेचर की फील्ड की अगर हम बात करें तो इसमें ये जो स्पिरिट था इसने खुद अपना इजहार यानी कि किया। ठीक है, जिसमें कि क्रिटिसिज्म, अब हर चीज़ पे साइंस चूँकि लॉजिक बेस्ड होती है तो अब हर चीज़ में लॉजिक तलाश करने की कोशिश की गई, क्रिटिकली चीज़ों को देखा गया। ठीक है, कि इंग्लैंड में एक जो यानी कि एक नए इंग्लैंड की शुरुआत हुई 17वीं सेंचुरी में, एक नई सोच और एक फ़िक्र और हर चीज़ को ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद के ऊपर परखा जाने लगा। 16वीं सेंचुरी इंग्लैंड जो था वो यानी कि मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैला तो ज़रूर, मतलब कि मुख्तलिफ फील्ड्स में, मुख्तलिफ यानी कि एक्सप्लोरेशंस में,
लेकिन क्या हुआ कि 70th सेंचुरी जो है, लोगों ने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि अब उनको यानी उन्होंने क्या हासिल कर लिया है, और अब उन्होंने एनालाइज करना शुरू कर दिया, चीज़ों को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया और सिस्टमाटाइज्ड करना, एक सिस्टम के तहत उनको लाना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले जनरली सारी चीज़ों के ऊपर काम किया गया, लेकिन बाद में इस चीज़ को जो है वो उन्होंने फर्दर फील्ड्स के अंदर यानी कि उसको डिवाइड कर दिया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि राइटर्स जो थे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपनी थॉट्स को कन्वे करने में भी और फैक्ट्स को स्टोर करने में भी। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही अहम फ्यूचर इस दौर का ये था कि स्पिरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी चीज़ों को ऑब्जर्व करने का एक जज्बा और एनालाइज करने का एक जज्बा, ये एक बहुत ज़्यादा यानी कि मशहूर हुआ। इसमें बायोग्राफीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो लिखी गई। इससे पहले जो एलिजाबेथन पीरियड था तो उसमें बायोग्राफीज़ और जो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, इस वजह से उस दौर के राइटर्स की लाइफ्स के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात जो हैं वो आजकल ऑथेंटिक मालूमात नहीं हैं, जबकि उसके बाद राइटर्स की जो बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़ और इन चीज़ों के ऊपर और डायरीज़ के ऊपर फोकस यानी कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला इस दौर में, जो कि पहले नहीं था 60th सेंचुरी में। तो क्योंकि उस दौर के फिर जो बड़े बड़े जो ड्रामाटिस्ट हैं, एमिनेंट ड्रामाटिस्ट थे जैसे कि शेक्सपियर हैं, तो उन लोगों की लाइफ के बारे में इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली। जबकि बाद में क्या हुआ कि 70th सेंचुरी के जो ऑथर्स थे, जिनमें फ्यूलर, ऑब्रे, ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, कलेक्ट किया डाटा, ठीक है, लाइफ्स के इवेंट्स कलेक्ट किए, मुख्तलिफ प्रोमिनेंट राइटर्स के छोटी छोटी मालूमात इकट्ठी की, अपने दौर के जो अजीम लोग थे, और फिर उनको यानी कि इकट्ठा किया। और इसके अलावा ऑटोबायोग्राफीज़ भी बायोग्राफीज़ के बाद इस दौर में शुरू हुई, और बाद में डायरीज़ लिखना भी इसका हिस्सा बन गया। और जर्नल्स जो थे उनको भी लिखा जाना जो है वो बहुत ही मशहूर होने लगा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि पेपीज़ डायरी, फॉक्स जर्नल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आईं। तो ये जो सारी नई लिटरेरी डेवलपमेंट्स थी, ये थी जी कि जो ग्रोइंग डिमांड्स थी ऑफ एनालिसिस ऑफ फीलिंग्स एंड इंटीमेट थॉट्स एंड सेंसेशन ऑफ द रियल मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो इस लिहाज से ये सारी चीज़ें आईं। ये जो नया एक टेस्ट आया, एक नए जो एक ज़ौक़ लोगों के अंदर पैदा हुआ, रियलिज़म मैनिफेस्टेड इटसेल्फ, यानी रियलिज़म की बुनियाद का इसने अपना इजहार ऐसे किया कि कैरेक्टर में कि जो कि बिल्कुल मुख्तसर इस चीज़ के ऊपर एसेज लिखे गए, ठीक है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे टोबैको सेलर्स के ऊपर, ओल्ड शू मेकर, तो इस तरह एसेज का भी एक रवाज यहाँ पर नज़र आया बहुत ज़्यादा। और ड्रामाज में जो है वो पोर्ट्रायल बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं, फाइबल्स ऑफ द फैशनेबल कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो यानी कि जो उस दौर की फैशनेबल कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी उसके ऊपर अजीब किस्म के उनके ऐबों को सामने लेके आना, और उनकी जो है वो उनकी खामियों को ढूंढना। और इस दौर में सटायर का जो एलिमेंट था वो भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आया, काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई, काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के फॉल्ट्स के ऊपर, और यानी कि जो अपोजिट पॉलिटिकल थाट्स होती थी, रिलीजियस ग्रुप्स होते थे, उनके ऊपर तनकीद की जाती थी। और रीडर्स जो थे वो भी ये देखने की कोशिश करते थे, डिमांड करते थे कि क्रिटिकली चीज़ों को देखते थे, फैक्ट्स को देखते थे, ऑथर्स को देखते थे, उनके माइंड सेट और चीज़ों को तब बिलीव करते थे जब उनको सारी चीज़ों के अप्स एंड डाउन्स का पता चल जाता था। तो इस तरीके से वो जज भी कर लेते थे और कंट्रोवर्शियल मैटर्स के ऊपर, और इस तरीके से वो चीज़ों को समझ भी लेते थे। तो 70th सेंचुरी जो है ये यानी कि 1660 से ये डोमिनेटेड थी प्यूरिटनिज्म के अंदर, और इसे हम प्यूरिटन एज भी कहते हैं या एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं, जो कि क्या है कि मिल्टन को आप एक नोबलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्यूरिटन स्पिरिट भी कह सकते हैं। और अगर ब्रॉडली बात की जाए तो जो प्यूरिटन मूवमेंट है लिटरेचर के अंदर, इसको ये भी कहा जा सकता है कि सेकेंड एंड ग्रेटर रेनेसां, यानी कहा जा सकता है रेनेसां के बाद एक बहुत ही यानी कि इन्फ्लुएंशियल किस्म का एक दौर या एरा कहा जा सकता है, कि जिसमें कि रीबर्थ हुई मॉरल नेचर ऑफ मैन की, और जिसके बाद इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग ऑफ यूरोप एंड द 50th एंड 60th सेंचुरीज। ठीक है, इंटेलेक्चुअली लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को क्रिटिकली देखने लगे, साइंटिफिक स्पिरिट आ गया। तो अब जो रेनेसां पीरियड था उसमें वो कल्चर को सामने लेके आया, लेकिन उसके अंदर सेंसुअसनेस और एक यानी कि ओल्ड ट्रेडिशंस थी, जबकि इसमें क्या था कि उस दौर के अंदर मॉरल सोब्राइटी, एक संजीदगी चाहिए थी मॉरली, और एक प्रोफंडिटी,
प्रोफंडिटी मीन एक गहराई से चीज़ों को देखना, और सोब्राइटी मीन संजीदगी से चीज़ों को देखना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पर कम नज़र आईं। तो बाद में क्या हुआ, इन चीज़ों को फिर प्यूरिटन एज मूवमेंट का हिस्सा बनाया गया। और इसके बाद जो रेनेसां पीरियड था उसमें डेस्पोटिज्म होता है सख्ती से हुकूमत करना, ठीक है, वो अभी तक भी मौजूद था, सियासत में भी, रिलीजन में भी। तो सियासत में एक बहुत ज़्यादा बेउसूली का एक एलिमेंट जो है वो यहाँ पर नज़र आया। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो मजहबी जुनून बहुत ज़्यादा था लोगों के अंदर। तो प्यूरिटन मूवमेंट जो थी वो लोगों की आज़ादी के लिए खड़ी हुई। और फिर इसमें क्या हुआ कि इन्होंने लोगों की जो एक यानी कि डिस्पोटिक रूलर्स थे उनके ख़िलाफ़ खड़ा किया। और फिर इसके बाद एक मोरालिटी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, हाई आइडियल्स सियासत में लाए गए। तो इस हवाले से इसमें दो मकासद थे इस मूवमेंट के। एक तो था जी पर्सनल राइटनेसनेस एंड सिविल एंड रिलीजियस लिबर्टी इन। तो दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इसने इंसान को जो इट एम्ड एट मेकिंग मैन ऑनेस्ट एंड फ्री, यानी इंसान को ऑनेस्ट भी बनाने की कोशिश की और इंसान को फ्री भी करने की कोशिश की। अच्छा, इसके बाद जी जो प्यूरिटन जो नेम है सेज का वाज गिवन टू दोज, उन लोगों को दिया गया कि जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस की इन द फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ रिफॉर्म्ड इंग्लिश चर्च, यानी इंग्लिश चर्च की जो वर्शिप के स्टाइल्स थे उनके अंदर रिफॉर्म्स की एलिजाबेथन एज में, तो उनको प्यूरिटन्स का नाम दिया गया था। जैसे कि किंग चार्ल्स वन और उसके काउंसलर जो थे और उनके कुछ क्लर्जीमैन्स बिशप्स जो थे और उनके जो लीडर्स थे उनको क्या किया गया, अपोज किया गया इस मूवमेंट में। तो प्यूरिटनिज्म जो थी ना, तो क्या हुआ कि एक नेशनल मूवमेंट बन गई, टायरानिकल रूल बादशाह का जो था उसके खिलाफ, और आज़ादी के लिए लोग खड़े हो गए। तो फिर ये जो था, कहते हैं कि यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट भी थे, तो जिसमें कि फनाटिक्स थे, यानी कि तासुब रखने वाले और स्टर्न किस्म के लोग भी थे, और मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि चीज़ें यहाँ पर स्ट्रगल्स आपको देखने को मिलती हैं डेस्पोटिज्म के हवाले से। तो काफ़ी ज़्यादा इससे नैरो माइंडेड और हार्डनेस का जो एलिमेंट है वो नज़र आता है। जब चार्ल्स वन को जो है वो डिफीट हुई तो फिर उसका सर जो है वो कलम कर दिया गया 1649 में, और प्यूरिटनिज्म को फिर ट्रम्फेंट करार दिया गया, और एक नई कॉमनवेल्थ जो है वो क्रॉमवेल के अंडर यानी कि कायम की गई, और बहुत सारे लॉज जो है वो उसके अंडर पास किए गए। लिटरेचर में अगर प्यूरिटन एज को अगर हम जायज़ा लें ओवरऑल, तो इसमें बात हो रही है कि इसमें भी एक कन्फ्यूजन सी नज़र आती है, जैसा कि वी फाइंड इन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, जैसा कि हम रिलीजन और पॉलिटिक्स में नज़र आती है। तो अब इसमें मिडिवल कैवेलरी के जो एलिमेंट्स हैं, इम्पॉसिबल लव्स, रोमांसेस, जो कि हमें स्पेंसर और सिडनी के राइटिंग्स में मिलते हैं, तो अब ये क्या हैं वो मुकम्मल यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। और इसके अलावा कोई फिक्स जो है वो लिटरेरी स्टैंडर्ड नहीं था, इमिटेशन थी पुराने शायरों की, एग्जैजरेशन यानी मुबालगा आराई से काम लिया गया, अपने आप से ही चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई, मेटाफिजिकल पार्ट्स को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया ओरिजिनल के साथ, और डिग्निफाइड एंड हाईली इमेजिनेटिव कॉम्पोजिशंस ऑफ द एलिजाबेथन राइटर्स उनको भी नेग्लेक्ट कर दिया गया। और जो लिटरेरी अचीवमेंट्स थी इस सो कॉल्ड ग्लूमी एज की, वो क्या थी कि आर नॉट ऑफ द हाई ऑर्डर, यानी वो काफ़ी हाई ऑर्डर उनको हम नहीं कह सकते। लेकिन इसमें ये हुआ कि इसको हम इस लिहाज से ऑनर दे सकते हैं इस एज को कि इसमें एक ही मास्टर थे जो कि इस एज में, यानी कि जिनकी वजह से ये इस एज को एक मकाम हासिल है इंग्लिश लिटरेचर में, और वो हैं जिनके वर्स जो हैं और जिनके जो वर्क हैं वो एक यानी कि रोशन नज़र आते हैं, और वो हैं जी मिस्टर जॉन मिल्टन के, जो कि सबसे ज़्यादा नोबल, सबसे ज़्यादा इंडोमिटेबल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्यूरिटन एज हैं, और जिनकी वजह से ही यानी कि बहुत ही आला किस्म के और बहुत ही यानी कि एंड्योरिंग किस्म के जो एक्सप्रेशंस हैं वो हमें इस एज में मिलते हैं। तो प्यूरिटन एज में ओवरऑल जो चीज़ें हुई उनको हमने यानी कि जाना। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह आप लोगों को प्यूरिटन एज के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।